क्या आपने कभी कोई ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें आपको पूरा यकीन था कि आप सही हैं, लेकिन मार्केट ने कुछ ही घंटों में साबित कर दिया कि आप गलत थे? और फिर लॉस होने के बाद भी आपने पोजीशन होल्ड की क्योंकि आपको पैसे बचाने से ज्यादा अपने ईगो को बचाना था। सच कहें तो ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वे अपनी ही इमोशंस से हारते हैं। फियर से, ग्रीड से, ओवर कॉन्फिडेंस से, और सबसे ज्यादा उस जरूरत से जिसमें वे हर बार सही साबित होना चाहते हैं। यही वजह है कि मार्केट दुनिया का सबसे ईमानदार टीचर है। यह आपकी डिग्री नहीं देखता, आपका एक्सपीरियंस नहीं देखता, आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनता। यह सिर्फ एक चीज देखता है, आपके डिसीजंस। और अगर आपके डिसीजंस इमोशंस से चल रहे हैं तो मार्केट देर सवेर उसकी कीमत जरूर वसूल करेगा। जिस ट्रेडर की कहानी इस किताब में है वो सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना, उसने मार्केट के सबसे कठिन लेसन्स को जिया, कंपटीशन देखा, प्रेशर देखा, बिग विन्स देखे, पेनफुल लॉसेस देखे, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने खुद को देखा। क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी आयरनी यही है, हम मार्केट को समझने आते हैं लेकिन आखिर में मार्केट हमें हमारे बारे में समझा देता है। और शायद यही वजह है कि यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, यह डिसिप्लिन की कहानी है, यह माइंडसेट की कहानी है, यह प्रेशर के अंदर डिसीजन लेने की कहानी है, और यह उस जर्नी की कहानी है जहां एक इंसान मार्केट में पैसा कमाने से पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखता है। यहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है। अध्याय 1। कई लोग मार्केट में एंटर करते हैं और सोचते हैं कि इंटेलिजेंस उन्हें सक्सेस दिला देगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क इनफ होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन मार्केट इन सब को एक अनकंफर्टेबल लेसन सिखाता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इंटेलिजेंस डेंजरस हो सकती है। अगर रिस्क कंट्रोल नहीं है तो कॉन्फिडेंस अकाउंट डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर पेशेंस नहीं है तो हार्ड वर्क भी रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। लेखक धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि ट्रेडिंग कोई नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है। यहां हर डिसीजन का इमीडिएट फीडबैक मिलता है। अगर डिसीजन गलत है तो मार्केट इंस्टेंटली बता देता है, और यही चीज इमोशनली डिफिकल्ट बन जाती है। क्योंकि रियल लाइफ में कई बार मिस्टेक्स का रिजल्ट मंथ्स या ईयर्स बाद दिखता है, लेकिन मार्केट में रियलिटी जल्दी सामने आ जाती है। यही रीजन है कि ट्रेडिंग इंसान को एक्सपोज करती है। अगर इंसान इम्पेशेंट है तो मार्केट उसे दिखा देगा। अगर इंसान ग्रीडी है तो मार्केट उसे दिखा देगा। अगर इंसान ईगो ड्रिवन है तो मार्केट उसे भी रिवील कर देगा। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि लेखक ट्रेडिंग को सिर्फ मनी मेकिंग एक्टिविटी की तरह नहीं देखते। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ट्रेडिंग परफॉर्मेंस का गेम है, और परफॉर्मेंस सिर्फ नॉलेज पर डिपेंड नहीं करती, परफॉर्मेंस डिपेंड करती है इमोशनल स्टेबिलिटी पर। क्योंकि प्रेशर में डिसीजन लेना और नॉर्मल सिचुएशन में डिसीजन लेना दोनों अलग बातें हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट क्लोज होने के बाद परफेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन रियल चैलेंज तब शुरू होता है जब रियल मनी रिस्क पर हो, जब पोजीशन अगेंस्ट जाए, जब लॉस एक्सेप्ट करना पड़े, जब अनसर्टेनिटी सामने खड़ी हो। यही कैरेक्टर टेस्ट होता है। लेखक बताते हैं कि मार्केट में सक्सेस अक्सर उन लोगों को मिलती है जो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं। क्योंकि इमोशंस एनिमी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशंस डिसीजन मेकर बन जाते हैं। फियर यूजफुल हो सकता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड फियर डेंजरस है। कॉन्फिडेंस यूजफुल हो सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अकाउंट डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एम्बिशन की साइकोलॉजी भी दिखाई देती है। एम्बिशन पावरफुल है, वही इंसान को आगे बढ़ाती है, लेकिन अगर एम्बिशन ईगो में बदल जाए तो वही वीकनेस बन सकती है। कई ट्रेडर्स मार्केट में पैसा कमाने नहीं आते, वे मार्केट में खुद को प्रूव करने आते हैं, और यही डेंजरस ट्रैप है। क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मार्केट आपकी डिग्री नहीं देखता, मार्केट आपका एक्सपीरियंस नहीं देखता, मार्केट आपकी ओपिनियन भी नहीं देखता। मार्केट सिर्फ रियलिटी फॉलो करता है, और जितनी जल्दी ट्रेडर इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर ले, उतनी जल्दी ग्रोथ शुरू होती है। लेखक की जर्नी का शुरुआती फेज यही सिखाता है कि सक्सेस का पहला स्टेप प्रॉफिट्स नहीं है, सक्सेस का पहला स्टेप ह्यूमिलिटी है। ये मान लेना कि मार्केट आपसे बड़ा है, ये मान लेना कि आप गलत हो सकते हैं, ये मान लेना कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। ये माइंडसेट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि ह्यूमन नेचर सर्टेनिटी चाहती है, उसे राइट फील करना अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट रिपीटेडली अनसर्टेनिटी देता है। यही फ्रिक्शन ट्रेडर को इमोशनली चैलेंज करती है। इस चैप्टर का एक हिडन लेसन यह भी है कि ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी से पहले प्रिपरेशन आती है। बहुत लोग रिजल्ट्स चाहते हैं लेकिन प्रोसेस इग्नोर करते हैं। बहुत लोग प्रॉफिट्स चाहते हैं लेकिन हैबिट्स नहीं बनाना चाहते।
लेकिन लॉन्ग टर्म विनर्स अलग होते हैं। वे प्रोसेस पर फोकस करते हैं, वे रूटीन बिल्ड करते हैं, वे मिस्टेक्स ऑब्जर्व करते हैं, वे लॉसेस से सीखते हैं और धीरे धीरे उनका माइंडसेट चेंज होने लगता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। लेखक अभी मार्केट के डीपेस्ट लेसन्स तक नहीं पहुंचे हैं, अभी जर्नी शुरू हुई है। अभी एम्बिशन मौजूद है, कॉन्फिडेंस मौजूद है, लेकिन मार्केट की असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अगले फेज में उन्हें एक ऐसी रियलिटी का सामना करना पड़ेगा जिसे लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी फेस करता है। वो रियलिटी है फेलियर। और कई बार फेलियर ट्रेडर को खत्म नहीं करता, फेलियर ट्रेडर को रीडिफाइन करता है। यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अध्याय 2। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा दर्द लॉस होता है, लेकिन सच ये है कि लॉस से भी ज्यादा दर्द तब होता है जब आपकी रियलिटी और आपकी एक्सपेक्टेशंस आपस में टकराती हैं। जब आपको लगता है कि आप तैयार हैं, लेकिन मार्केट साबित कर देता है कि आप अभी तैयार नहीं हैं। जब आपको लगता है कि आपने सब समझ लिया है, लेकिन मार्केट आपको आपकी लिमिटेशंस दिखा देता है। और लेखक की जर्नी अब ठीक इसी फेज में प्रवेश करती है। शुरुआत का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मार्केट की कठोर रियलिटी से टकराने लगता है। अब ट्रेडिंग सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं लगती, अब ट्रेडिंग इमोशनल प्रेशर का सोर्स भी बनने लगती है। यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स पहली बार समझते हैं कि मार्केट को हराना इतना मुश्किल क्यों है। क्योंकि मार्केट के खिलाफ लड़ना आसान है, लेकिन खुद की वीकनेसेस के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है। लेखक महसूस करने लगते हैं कि नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच एक बड़ा गैप होता है। थ्योरी में हर चीज आसान लगती है, चार्ट्स देखकर परफेक्ट एंट्रीज दिखती हैं, रिस्क मैनेजमेंट ऑब्वियस लगता है, पेशेंस सिंपल लगती है, लेकिन जब रियल मनी रिस्क पर हो तब वही सिंपल चीजें अचानक डिफिकल्ट हो जाती हैं। यही ट्रेडिंग की सबसे स्ट्रेंज रियलिटी है। आपको पता होता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही नहीं करते, और आपको पता होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी आप वही कर बैठते हैं। इस चैप्टर में प्रेशर की साइकोलॉजी बहुत डीपली दिखाई देती है, क्योंकि प्रेशर इंसान को बदल देता है। प्रेशर में पर्सनालिटी के हिडन पार्ट्स बाहर आने लगते हैं। कुछ लोग प्रेशर में काम हो जाते हैं, कुछ इंपल्सिव हो जाते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कुछ कंप्लीटली फ्रीज हो जाते हैं, और ट्रेडिंग में प्रेशर परमानेंट होता है। यही रीजन है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल का गेम नहीं है, ये इमोशनल परफॉर्मेंस का गेम भी है। लेखक धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि मार्केट में सर्वाइवल के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। कई स्मार्ट लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस डिसिप्लिन की गारंटी नहीं देती। कई ट्रेडर्स अमेजिंग एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर वे रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो एनालिसिस यूजलेस हो जाता है। यही लेसन लेखक को बार बार रियलिटी के थ्रू मिलता है। इस चैप्टर में लॉसेस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉसेस सिर्फ मनी नहीं लेते, वे इल्यूजन्स भी तोड़ते हैं, वे ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, वे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तोड़ते हैं, वे ईगो को चैलेंज करते हैं। और यही वजह है कि लॉसेस इमोशनली पेनफुल लगते हैं। असल में पेन सिर्फ मनी लॉस का नहीं होता, पेन उस इमेज का होता है जो इंसान ने खुद के बारे में बना रखी होती है। जब ट्रेडर खुद को इंटेलिजेंट मानता है और मार्केट उसे रॉन्ग प्रूव कर देता है, तो चोट सिर्फ अकाउंट को नहीं लगती, चोट आइडेंटिटी को भी लगती है। यहीं से इमोशनल मिस्टेक्स शुरू होती हैं। कई ट्रेडर्स लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करना मतलब एडमिट करना कि वे रॉन्ग थे, और ईगो को ये पसंद नहीं आता। इसलिए लोग स्टॉप लॉस हटाते हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, होप पर भरोसा करते हैं, और धीरे धीरे सिचुएशन और खराब हो जाती है। लेखक इसी फेज में एक पावरफुल रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मार्केट में सही होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना क्विकली रॉन्ग एक्सेप्ट करना। ये सुनने में स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग की फाउंडेशन यही है, क्योंकि मार्केट में कोई भी हमेशा राइट नहीं हो सकता, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर जल्दी एडजस्ट कर सकता है। यही डिफरेंस सर्वाइवल क्रिएट करता है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन है कंपटीशन। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट को चार्ट्स का गेम समझते हैं, लेकिन मार्केट कंपटीशन का एनवायरनमेंट है। आप सिर्फ प्राइस के खिलाफ ट्रेड नहीं कर रहे, आप हजारों दूसरे पार्टिसिपेंट्स के डिसीजंस के बीच ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इमोशनली ड्रिवन हैं, कुछ हाईली डिसिप्लिन हैं। यानी मार्केट लगातार इवॉल्व हो रहा बैटलफील्ड है, और इस बैटलफील्ड में कॉन्फिडेंस यूजफुल है, लेकिन ब्लाइंड कॉन्फिडेंस डेंजरस है। लेखक धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि मार्केट ह्यूमिलिटी रिवॉर्ड करता है। जितना ज्यादा इंसान सर्टेनिटी क्लेम करता है, उतना ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलता है, और अनसर्टेनिटी को इग्नोर करने वाला ट्रेडर इवेंचुअली रियलिटी से टकराता ही है। इस चैप्टर में पेशेंस की इंपॉर्टेंस भी सामने आने लगती है।
कई ट्रेडर्स लॉसेस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी खराब होती है। वे लॉसेस इसलिए करते हैं क्योंकि वे वेट नहीं कर पाते। उन्हें एक्शन चाहिए, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, उन्हें फील होना चाहिए कि वे कुछ कर रहे हैं। लेकिन मार्केट हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं देता, और जो ट्रेडर हर समय अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है वो अक्सर अननेसेसरी रिस्क लेने लगता है। यही ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। लेखक समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग में एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी अलग चीजें हैं। बिजी होने की गारंटी प्रॉफिटेबल होना नहीं है। कई बार बेस्ट डिसीजन कुछ न करना होता है, लेकिन ह्यूमन माइंड इन एक्टिविटी को अनकंफर्टेबल मानता है। यही साइकोलॉजिकल बैटल ट्रेडिंग को इतना डिफिकल्ट बनाती है। इस चैप्टर के अंत तक एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट शुरू हो चुकी होती है। अब ट्रेडिंग सिर्फ मनी मेकिंग ड्रीम नहीं रह जाती, ये सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस बनने लगती है। हर लॉस कुछ सिखा रहा है, हर मिस्टेक एक वीकनेस रिवील कर रही है, हर इमोशनल रिएक्शन एक हिडन पैटर्न दिखा रही है। और लेखक धीरे धीरे समझने लगते हैं कि मार्केट को समझने से पहले उन्हें खुद को समझना पड़ेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा लेसन आना बाकी है, क्योंकि अगले फेज में उन्हें एक ऐसी ब्रेक थ्रू मिलेगी जो उनकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल देगी। और वो ब्रेक थ्रू किसी सीक्रेट इंडिकेटर या मैजिकल स्ट्रैटेजी से नहीं आएगी, वो आएगी माइंडसेट के बदलाव से। अध्याय 3। कई ट्रेडर्स अपनी पूरी जिंदगी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी खोजने में लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सही सेटअप मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए, सही टाइमिंग मिल जाए तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन मार्केट की सबसे बड़ी आयरनी यही है, सक्सेस अक्सर स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं आती, सक्सेस अक्सर सोच बदलने से आती है। और लेखक की जर्नी अब इसी टर्निंग पॉइंट पर पहुंच रही है। लगातार प्रेशर, मिस्टेक्स और इमोशनल स्ट्रगल्स के बाद धीरे धीरे एक रियलाइजेशन सामने आने लगता है। प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी भी नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग है। यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडिंग का गेम बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। अब फोकस चार्ट से ज्यादा बिहेवियर पर जाने लगता है। लेखक महसूस करते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए हर ट्रेड सही होना जरूरी नहीं है। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि अधिकांश बिगिनर्स इसी इल्यूजन में फंसे रहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो ज्यादातर ट्रेड्स जीतता हो। लेकिन रियलिटी अलग है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस विन रेट पर नहीं होता, उनका फोकस प्रोसेस पर होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है। यहां बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है और एवरेज सेटअप भी काम कर सकता है। यानी सिंगल आउटकम ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता। यहीं से प्रोबेबिलिटी थिंकिंग शुरू होती है। ये चैप्टर बार बार एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन देता है। ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, ट्रेडिंग रिएक्शन का गेम है। बहुत सारे ट्रेडर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वे सर्टेनिटी ढूंढते हैं, उन्हें कंफर्मेशन चाहिए, उन्हें गारंटी चाहिए। लेकिन मार्केट गारंटीज नहीं देता, मार्केट पॉसिबिलिटीज देता है। और जो ट्रेडर पॉसिबिलिटीज के साथ कंफर्टेबल हो जाता है वो इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनने लगता है। लेखक की सोच अब बदलने लगती है। पहले फोकस था सही होने पर, अब फोकस होने लगता है प्रॉफिटेबल होने पर। ये दोनों चीजें अलग हैं। कई लोग टेक्निकली राइट होते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते, और कई लोग परफेक्ट एनालिसिस नहीं करते फिर भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वे रिस्क मैनेज करना जानते हैं, वे लॉसेस एक्सेप्ट करना जानते हैं, वे इमोशंस को डिसीजन से अलग रखना जानते हैं। यही प्रोफेशनल माइंडसेट की शुरुआत है। इस चैप्टर में डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस और भी क्लियर होती है, क्योंकि लेखक समझने लगते हैं कि मार्केट में फ्रीडम रूल से आती है। पहली नजर में यह बात उल्टी लगती है, रूल्स तो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में रूल्स प्रोटेक्शन बन जाते हैं। जब इमोशंस हाई हों तब रूल्स गाइड करते हैं, जब कॉन्फिडेंस डेंजरस लेवल पर पहुंच जाए तब रूल्स कंट्रोल करते हैं, जब फियर डिसीजंस डिस्टॉर्ट करने लगे तब रूल्स स्टेबिलिटी देते हैं। यही वजह है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। वे मार्केट पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वे अपने बिहेवियर पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस चैप्टर का एक पावरफुल लेसन लॉसेस को लेकर भी है। धीरे धीरे लेखक समझते हैं कि लॉसेस एनिमी नहीं है, लॉसेस इंफॉर्मेशन है, वे फीडबैक हैं, वे बताते हैं कि रियलिटी क्या है। लेकिन ह्यूमन ईगो लॉसेस को पर्सनल अटैक समझती है। यही वजह है कि लोग लॉस से भागते हैं। वे एडमिट नहीं करना चाहते कि वे रॉन्ग थे। लेकिन मार्केट में ग्रोथ तभी शुरू होती है जब ट्रेडर लॉसेस से लड़ना बंद कर देता है, जब वे लॉसेस को लर्निंग कॉस्ट की तरह देखना शुरू कर देता है। यह माइंडसेट शिफ्ट सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली यही सबसे डिफिकल्ट ट्रांजिशंस में से एक है। इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी भी इंटरेस्टिंग तरीके से सामने आती है। सच्चा कॉन्फिडेंस लगातार प्रॉफिट से नहीं आता, सच्चा कॉन्फिडेंस प्रोसेस पर ट्रस्ट से आता है।
अगर कॉन्फिडेंस सिर्फ आउटकम्स पर बेस्ड होगा तो वो फ्रेजाइल होगा। एक लूजिंग स्ट्रीक और कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन पर बेस्ड होगा तो लॉसेस भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। यही प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है। लेखक अब ये समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं होनी चाहिए। अगर हर प्रॉफिट एक्साइटमेंट बन जाए और हर लॉस डिप्रेशन बन जाए तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाएगी। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इमोशनल बैलेंस जरूरी है, यानी नाइदर यूफोरिया नॉर पैनिक, बस काम एग्जीक्यूशन। यही बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन मार्केट में यही रेयर स्किल है। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है फोकस। बहुत सारे ट्रेडर्स हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना चाहते हैं, हर मूव ट्रेड करना चाहते हैं, हर ट्रेंड में रहना चाहते हैं, लेकिन लेखक रियलाइज करते हैं कि सिलेक्टिव होना पावरफुल है। अपॉर्चुनिटी मिस करना हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार रॉन्ग अपॉर्चुनिटी अवॉइड करना सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। ये थिंकिंग बिगिनर माइंडसेट से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, क्योंकि बिगिनर्स क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, प्रोफेशनल्स क्वालिटी पर। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस के साथ ट्रेडिंग अक्सर स्लोअर दिखाई देती है, लेकिन डीपर हो जाती है। इस चैप्टर के अंत तक लेखक के अंदर एक नई क्लैरिटी बन चुकी होती है। अब ट्रेडिंग सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं रही, अब ट्रेडिंग सेल्फ कंट्रोल की एक्सरसाइज बन रही है। अब मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है, अब मार्केट एक टीचर बनता जा रहा है। एक ऐसा टीचर जो हर दिन फीडबैक देता है, हर दिन वीकनेसेस दिखाता है, हर दिन रियलिटी रिमाइंड करता है। लेकिन अभी जर्नी का सबसे इंटेंस फेज बाकी है, क्योंकि माइंडसेट बदलना एक बात है और उस माइंडसेट को प्रेशर के बीच मेंटेन करना दूसरी बात। अगले चैप्टर में लेखक को ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहां थियरी और रियलिटी फिर से टकराएंगी, और वहीं तय होगा कि यह नया माइंडसेट सच में मजबूत है या सिर्फ एक टेम्पररी रियलाइजेशन। अध्याय 4। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क अक्सर नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच नहीं होता। सबसे बड़ा फर्क तब पैदा होता है जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है और फिर भी आप अपने रूल्स फॉलो करते हैं। यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स टूट जाते हैं, और लेखक की जर्नी अब उसी फेज में पहुंच रही है। माइंडसेट बदल चुका है, ट्रेडिंग को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी गहरी होने लगी है, लेकिन मार्केट सिर्फ आइडियाज टेस्ट नहीं करता, मार्केट बिहेवियर टेस्ट करता है। क्योंकि थियोरी को फॉलो करना आसान है, लेकिन प्रेशर के अंदर थियोरी को फॉलो करना मुश्किल है। यही इस चैप्टर का सेंट्रल लेसन है। लेखक अब ऐसे एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं जहां डिसीजंस का वेट बढ़ चुका है। प्रॉफिट्स और लॉसेस अब सिर्फ नंबर्स नहीं रहे, अब वे इमोशनल रिएक्शंस भी क्रिएट कर रहे हैं। और यहीं एक इंटरेस्टिंग रियलिटी सामने आती है। कई ट्रेडर्स लॉसेस को हैंडल करना सीख लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स को हैंडल करना नहीं सीख पाते। ये बात पहली बार सुनने में स्ट्रेंज लग सकती है, लेकिन मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस उतना ही डेंजरस है जितना फियर। जब लॉसेस आते हैं तब फियर एक्टिवेट होता है, जब प्रॉफिट्स आते हैं तब ईगो एक्टिवेट हो सकता है, और दोनों सिचुएशंस डिसिप्लिन को डैमेज कर सकती हैं। लेखक महसूस करने लगते हैं कि विनिंग स्ट्रीक्स भी टेस्ट होती हैं, क्योंकि लगातार प्रॉफिट्स के बाद ह्यूमन माइंड धीरे धीरे रूल्स को ऑप्शनल समझने लगता है। रिस्क थोड़ा बढ़ा दो, पोजीशन थोड़ा बड़ी कर लो, इस बार स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, इस बार फीलिंग स्ट्रांग है। यही प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, क्योंकि मार्केट एरोगेंस को जल्दी पनिश करता है। इस चैप्टर में इमोशनल मोमेंटम की साइकोलॉजी बहुत क्लियरली दिखाई देती है। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली रीसेंट आउटकम से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर लगातार प्रॉफिट्स आए हों तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अगर लगातार लॉसेस आए हों तो डाउट बढ़ जाता है। लेकिन दोनों केसेस में डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं रहती। यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करते हैं, क्योंकि आउटकम्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन बिहेवियर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बनाता है। लेखक धीरे धीरे समझते हैं कि मार्केट में सर्वाइवल का मतलब सिर्फ कैपिटल बचाना नहीं है, सर्वाइवल का मतलब मेंटल स्टेबिलिटी बचाना भी है। कई ट्रेडर्स टेक्निकली बैंकरप्ट होने से पहले साइकोलॉजिकली बैंकरप्ट हो जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उनकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है, उनकी डिसीजन मेकिंग इमोशनल हो जाती है, और फिर अकाउंट डैमेज होना सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। इस चैप्टर में प्रेशर टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है। हर इंसान प्रेशर को अलग तरीके से हैंडल करता है। कुछ लोग प्रेशर में इंप्रूव करते हैं, कुछ कोलैप्स कर जाते हैं, कुछ इंपल्सिव बन जाते हैं और कुछ ओवर कॉशियस। लेकिन ट्रेडिंग में एक यूनिक चैलेंज है, यहां डेली प्रेशर होता है, इसलिए इमोशनल इंड्योरेंस डेवलप करना जरूरी है। लेखक महसूस करते हैं कि मार्केट मैराथन की तरह है। अगर कोई ट्रेडर हर दिन इमोशनल एक्सट्रीम्स में जी रहा है तो वो लंबे समय तक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी इमोशनल मैनेजमेंट से जुड़ जाती है। इस चैप्टर का एक पावरफुल लेसन रिस्क के बारे में भी है। बहुत सारे ट्रेडर्स रिस्क को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं,
लेकिन लेखक धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि रिस्क साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है। अगर पोजीशन इतनी बड़ी है कि आप रात को चैन से नहीं सो सकते तो रिस्क शायद ज्यादा है। अगर हर कैंडल आपका मूड बदल रही है तो रिस्क शायद ज्यादा है। अगर ट्रेड आपके इमोशंस कंट्रोल कर रहा है तो रिस्क शायद ज्यादा है। यानी करेक्ट रिस्क वही है जो डिसीजन मेकिंग को स्टेबल रखे। ये सोच बिगिनर माइंडसेट से बहुत अलग है, क्योंकि बिगिनर्स अक्सर मैक्सिमम प्रॉफिट की सोचते हैं, प्रोफेशनल्स मैक्सिमम सर्वाइवल की। और आयरनी ये है कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल माइंडसेट ही प्रॉफिट्स क्रिएट करता है। इस चैप्टर में अडैप्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस भी बढ़ने लगती है। मार्केट स्टैटिक नहीं है। जो कल काम कर रहा था वो हमेशा काम नहीं करेगा। जो एनवायरनमेंट पिछले मंथ था वही एनवायरनमेंट आज नहीं होगा। इसीलिए रिजिडिटी डेंजरस है। लेखक समझते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर ओपिनियन से अटैच नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन के साथ अडैप्ट करता है। अगर रियलिटी बदलती है तो वो एडजस्ट करता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट में लॉन्जिविटी क्रिएट करती है। इस चैप्टर का इमोशनल सेंटर शायद ह्यूमिलिटी है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता है उतना ज्यादा ये क्लियर होने लगता है कि सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है। कोई भी ट्रेडर फ्यूचर परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोई भी सिस्टम इनफैलेबल नहीं है। कोई भी विनिंग स्ट्रीक परमानेंट नहीं है और कोई भी लूजिंग स्ट्रीक फाइनल नहीं है। ये रियलाइजेशन ट्रेडर को ग्राउंडेड बनाती है। लेखक अब धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ मनी गेम नहीं लगती, ये परफॉर्मेंस साइकोलॉजी की लेबोरेटरी बन रही है। एक ऐसी प्लेस जहां हर दिन फीडबैक मिलता है, हर दिन बिहेवियर टेस्ट होता है, हर दिन इमोशनल डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, और यही प्रोसेस कैरेक्टर बिल्ड करने लगता है। इस चैप्टर के अंत तक एक महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। मार्केट को बीट करने की कोशिश कम हो रही है, सेल्फ कंट्रोल पर फोकस बढ़ रहा है, प्रिडिक्शन की ऑब्सेशन कम हो रही है, रिस्क अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन टेस्ट नहीं करता, मार्केट कन्विक्शन भी टेस्ट करता है। और कई बार ट्रेडर को ऐसे मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं जहां फियर और अपॉर्चुनिटी एक साथ सामने खड़े होते हैं। वहीं तय होता है कि ट्रेडर वास्तव में कितना मैच्योर हुआ है। और अगले चैप्टर में यही बैटल शुरू होने वाली है। अध्याय 5। कई ट्रेडर्स ये मानते हैं कि सफलता का मतलब है सही समय पर सही ट्रेड लेना, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है एक अलग ट्रुक सामने आने लगता है। सफलता सिर्फ अपॉर्चुनिटी पहचानने का नाम नहीं है, सफलता उस अपॉर्चुनिटी पर सही तरीके से एक्ट करने का नाम है। और यही दोनों चीजें हमेशा एक जैसी नहीं होती। लेखक की जर्नी अब ऐसे फेज में पहुंच चुकी है जहां मार्केट को लेकर अंडरस्टैंडिंग पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो रही है। लेकिन मैच्योरिटी का मतलब कंफर्ट नहीं होता। कई बार मैच्योरिटी नई चैलेंजेस लेकर आती है, क्योंकि अब ट्रेडर को सिर्फ मार्केट नहीं समझना होता, उसे खुद के फियर को भी समझना होता है। उसे कन्विक्शन और स्टबर्ननेस के बीच का फर्क भी समझना होता है। और यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। ट्रेडिंग में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब एनालिसिस क्लियर होता है, सेटअप स्ट्रांग होता है, रिस्क डिफाइंड होता है, लेकिन फिर भी ट्रेड लेना इमोशनली डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी मौजूद होती है। कोई भी सेटअप गारंटी नहीं देता, कोई भी अपॉर्चुनिटी सर्टेनिटी नहीं देती। और यही रीजन है कि कन्विक्शन डेवलप करना ट्रेडिंग का एसेंशियल स्किल बन जाता है। लेकिन कन्विक्शन का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। यही जगह है जहां कई ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे कन्विक्शन और ईगो को मिक्स कर देते हैं। अगर कन्विक्शन रियलिटी पर बेस्ड है तो वो स्ट्रेंथ है, अगर कन्विक्शन ईगो पर बेस्ड है तो वो वीकनेस है। लेखक धीरे धीरे ये समझते हैं कि स्ट्रांग ट्रेडर्स अपनी ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन उनसे इमोशनली अटैच नहीं होते। वे ट्रेड लेते हैं, रिस्क डिफाइन करते हैं, मार्केट को फीडबैक देने देते हैं, और अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वे एडजस्ट कर लेते हैं। यही हेल्दी कन्विक्शन है। लेकिन अनहेल्दी कन्विक्शन कुछ और होती है। उसमें ट्रेडर मार्केट को सुनना बंद कर देता है, वो सिर्फ खुद को सुनता है। वो इंफॉर्मेशन नहीं देखता, वो कंफर्मेशन ढूंढता है, और यही डेंजरस फेज होता है। इस चैप्टर में फियर का एक अलग रूप भी सामने आता है। शुरुआती ट्रेडर्स अक्सर लॉस से डरते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कई बार अपॉर्चुनिटी मिस करने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज रेयर होती हैं, कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगर ट्रेड ले और रॉन्ग हो जाए तो, अगर ट्रेड ना ले और अपॉर्चुनिटी निकल जाए तो, यानी दोनों डायरेक्शंस में डिस्कंफर्ट है। लेखक समझते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब डिस्कंफर्ट एलिमिनेट करना नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब डिस्कंफर्ट के बावजूद रैशनल डिसीजन लेना है। यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है,
क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस आने का वेट करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन फियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन रियलिटी अलग है। फियर पूरी तरह डिसअपीयर नहीं होता। मैच्योर ट्रेडर्स बस फियर के साथ ऑपरेट करना सीख जाते हैं। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट लेसन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। मार्केट में एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। आप न्यूज को ब्लेम कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी को ब्लेम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आखिर में डिसीजन आपका था और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना ग्रोथ का पहला स्टेप है। लेखक महसूस करते हैं कि जब तक ट्रेडर ब्लेम करता रहेगा तब तक इंप्रूवमेंट लिमिटेड रहेगी, क्योंकि ब्लेम फोकस को बाहर ले जाता है जबकि ग्रोथ फोकस को अंदर लाती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स लगातार खुद का रिव्यू करते हैं। वे सिर्फ ट्रेड्स एनालाइज नहीं करते, वे डिसीजन प्रोसेस एनालाइज करते हैं। उन्होंने ट्रेड क्यों लिया, उन्होंने ट्रेड क्यों छोड़ा, इमोशन कितना इन्वॉल्व था, रिस्क अप्रोप्रिएट था या नहीं। यही क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस की डीपर लेयर भी दिखाई देती है। धीरे धीरे लेखक समझते हैं कि कॉन्फिडेंस प्रिडिक्शन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। अगर प्रोसेस स्ट्रांग है तो अनसर्टेनिटी मैनेजेबल लगती है, अगर प्रोसेस वीक है तो इवन स्मॉल अनसर्टेनिटी स्ट्रेसफुल लगने लगती है। यानी कॉन्फिडेंस फ्यूचर जानने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस ये जानने से आता है कि चाहे जो भी आउटकम हो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस है और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स अक्सर यही डेवलप करते हैं। इस चैप्टर का इमोशनल सेंटर शायद अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली ऑनेस्टी मांगता है। अगर ट्रेडर खुद से ऑनेस्ट नहीं है तो मार्केट उसे बार बार एक्सपोज करेगा। अगर ट्रेडर लॉसेस का रियल रीजन नहीं देखता तो वही मिस्टेक्स रिपीट होंगी। अगर ट्रेडर वीकनेसेस इग्नोर करता है तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लेकिन जिस मोमेंट ट्रेडर रैडिकल ऑनेस्टी अपनाता है, इंप्रूवमेंट एक्सेलरेट होने लगती है। लेखक की जर्नी अब सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस की नहीं रही, अब ये इंटरनल मास्टरी की जर्नी भी बन चुकी है। हर ट्रेड एक लेसन बन रहा है, हर मिस्टेक फीडबैक बन रही है, हर चैलेंज अवेयरनेस बढ़ा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिंग स्किल्स और लाइफ स्किल्स धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल कंट्रोल, इनकी वैल्यू सिर्फ मार्केट में नहीं है, लाइफ में भी है। शायद इसी वजह से कुछ लोग ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा नहीं सीखते, वे खुद को भी सीखते हैं। लेकिन अभी जर्नी का सबसे इंटेंस साइकोलॉजिकल फेज बाकी है, क्योंकि कन्विक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन समझ लेना एक बात है, उन्हें लगातार मेंटेन करना दूसरी बात। और अगले चैप्टर में लेखक एक ऐसी रियलिटी का सामना करेंगे जो हर सीरियस ट्रेडर की अल्टीमेट चैलेंज होती है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि एक अच्छा ट्रेड लेना मुश्किल है, लेकिन सालों तक अच्छे डिसीजंस लेते रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अध्याय 6। कंसिस्टेंसी सुनने में बहुत सिंपल शब्द लगता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में शायद यही सबसे रेयर स्किल है। क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट बनाना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। एक शानदार मंथ निकालना भी मुश्किल है, लेकिन कई लोग कर लेते हैं। एक लकी स्ट्रीक भी मिल सकती है, लेकिन सालों तक डिसिप्लिन रहना, बार बार अनसर्टेनिटी के बीच रैशनल डिसीजंस लेना, लॉसेस के बाद भी प्रोसेस पर भरोसा बनाए रखना, यही वो चीज है जो एवरेज ट्रेडर और एलीट ट्रेडर के बीच अंतर पैदा करती है। और लेखक की जर्नी अब इसी लेसन के आसपास घूमने लगती है। धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि मार्केट में सक्सेस का असली चैलेंज अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं है, असली चैलेंज है अपने बेस्ट बिहेवियर को लगातार रिपीट कर पाना। यही कंसिस्टेंसी है, क्योंकि मार्केट हर दिन नया इमोशनल टेस्ट लेकर आता है। कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी बोर्डम, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। और इन सब के बीच स्टेबल रहना आसान नहीं है। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं। अधिकांश लोग ट्रेडिंग को इंटेलेक्चुअल गेम समझते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा नॉलेज मतलब ज्यादा सक्सेस, लेकिन रियलिटी में नॉलेज अक्सर बिहेवियर से हार जाती है। कई ट्रेडर्स जानते हैं कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी करते हैं। वे जानते हैं कि रिस्क लिमिट करना चाहिए, फिर भी लिमिट्स तोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि लॉसेस एक्सेप्ट करने चाहिए, फिर भी स्टॉप लॉस हटाते हैं। यानी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की कंसिस्टेंसी है। और एग्जीक्यूशन की कंसिस्टेंसी इमोशनल कंसिस्टेंसी से आती है। यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स रूटीन्स को इतना महत्व देते हैं। रूटीन बोरिंग लग सकती है, लेकिन रूटीन इमोशंस को स्टेबलाइज करती है।
जब बिहेवियर सिस्टम पर आधारित हो जाता है तब इमोशंस का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है। लेखक महसूस करते हैं कि मार्केट में डिसिप्लिन कोई ड्रामेटिक क्वालिटी नहीं है, ये छोटी छोटी एक्शंस का कलेक्शन है। हर बार रिस्क फॉलो करना, हर बार रूल्स रिस्पेक्ट करना, हर बार पेशेंस रखना, हर बार प्रोसेस पर वापस लौटना, यही चीजें धीरे धीरे लॉन्ग टर्म एज बनाती हैं। इस चैप्टर का एक पावरफुल लेसन बोर्डम के बारे में भी है। अधिकांश लोग फियर और ग्रीड की बात करते हैं, लेकिन बोर्डम भी ट्रेडर का बड़ा एनिमी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक्शन चाहता है, उसे मूवमेंट चाहिए, उसे एक्साइटमेंट चाहिए, और जब मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देता तब कई ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने लगते हैं। यहीं अननेसेसरी ट्रेड्स शुरू होते हैं, यहीं कैपिटल लीक होने लगता है। लेखक समझते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक हिस्सा यह भी है कि कुछ न करना सीखा जाए। यह आसान नहीं है, क्योंकि इनएक्टिविटी प्रोडक्टिव महसूस नहीं होती, लेकिन मार्केट में कई बार पेशेंस सबसे प्रॉफिटेबल एक्शन होती है। यही लेसन एक्सपीरियंस के साथ गहराई से समझ आता है। इस चैप्टर में इमोशनल रिकवरी की साइकोलॉजी भी सामने आती है। हर ट्रेडर मिस्टेक्स करेगा, हर ट्रेडर लॉसेस देखेगा, हर ट्रेडर डिफिकल्ट पीरियड्स फेस करेगा, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स की खास बात यह नहीं होती कि वे मिस्टेक्स नहीं करते। उनकी खास बात यह होती है कि वे मिस्टेक्स से रिकवर करना जानते हैं। वे इमोशनली कोलैप्स नहीं होते, वे प्रोसेस पर वापस लौट आते हैं। यही रेजिलियंस कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन है। लेखक महसूस करते हैं कि मार्केट में परफेक्शन इम्पॉसिबल है। अगर कोई परफेक्शन चेस करेगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर फोकस इंप्रूवमेंट पर हो तो ग्रोथ सस्टेनेबल हो जाती है। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परफेक्शन फियर क्रिएट करती है, इंप्रूवमेंट कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन आइडेंटिटी के बारे में है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी आइडेंटिटी रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। अगर प्रॉफिट आया तो वे खुद को स्मार्ट समझते हैं, अगर लॉस आया तो खुद को फेलियर। लेकिन ये डेंजरस पैटर्न है, क्योंकि मार्केट आउटकम्स हमेशा कंट्रोलेबल नहीं होते। जो चीज कंट्रोलेबल है वो है बिहेवियर। इसलिए मैच्योर ट्रेडर्स अपनी आइडेंटिटी प्रोसेस से जोड़ते हैं, रिजल्ट से नहीं। वे खुद से पूछते हैं, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, क्या मैंने रिस्क मैनेज किया, क्या मैंने डिसिप्लिन डिसीजन लिया। अगर आंसर हां है तो वे आउटकम चाहे जो हो इमोशनली स्टेबल रहते हैं। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। लेखक धीरे धीरे समझते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ ट्रेडिंग स्किल नहीं है, ये कैरेक्टर ट्रेट है। और कैरेक्टर शॉर्टकट से नहीं बनता, वो रेपिटेशन से बनता है। बार बार सही डिसीजन लेकर, बार बार मिस्टेक से सीखकर, बार बार ईगो को साइड पर रखकर, बार बार रियलिटी एक्सेप्ट करके, यही प्रोसेस ट्रेडर को ट्रांसफॉर्म करता है। इस चैप्टर में कंपटीशन का पर्सपेक्टिव भी बदलने लगता है। शुरुआत में कंपटीशन दूसरों से लगता है, फिर धीरे धीरे क्लियर होता है कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका ओन बिहेवियर है, आपकी इम्पेशंस, आपकी ग्रीड, आपका फियर, आपका ईगो। अगर इन चीजों पर कंट्रोल नहीं है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी स्ट्रगल करेगी, लेकिन अगर बिहेवियर स्टेबल है तो एवरेज एज भी पावरफुल बन सकती है। और शायद यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अक्सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेडिक्शन से नहीं आते, वे ऑर्डिनरी डिसिप्लिन्ड एक्शंस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से आते हैं। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाने के बाद भी एक बड़ा चैलेंज बाकी रहता है। जब सक्सेस आने लगती है तब क्या होता है? जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब ईगो कैसे बिहेव करता है? जब ट्रेडर को लगता है कि अब वो मार्केट समझ गया है तब सबसे बड़ा डेंजर क्यों पैदा होता है? यही सवाल अगले चैप्टर की शुरुआत करेगा। अध्याय 7। ट्रेडिंग में फेलियर डेंजरस हो सकता है, लेकिन कई बार सक्सेस उससे भी ज्यादा डेंजरस साबित होती है। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि जब प्रॉफिट्स आने लगेंगे तब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा और ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन लेखक की जर्नी अब एक ऐसी रियलिटी दिखाने लगती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मार्केट में सक्सेस सिर्फ रिवॉर्ड नहीं होती, सक्सेस भी एक टेस्ट होती है, और कई बार ये टेस्ट लॉसेस से ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि लॉसेस इंसान को हम्बल बनाते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स कई बार इंसान को ब्लाइंड बना देते हैं। यही इस चैप्टर का सेंट्रल लेसन है। लेखक अब ऐसे फेज में पहुंच रहे हैं जहां एक्सपीरियंस बढ़ चुका है, स्किल्स इंप्रूव हो चुकी हैं, रिजल्ट्स भी बेहतर होने लगे हैं, लेकिन इसी के साथ एक नया साइकोलॉजिकल चैलेंज सामने आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ये धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि कई बार इंसान को पता भी नहीं चलता।
शुरुआत में कॉन्फिडेंस यूजफुल होता है। कॉन्फिडेंस ट्रेडर को डिसीजंस लेने में मदद करता है। कॉन्फिडेंस अनसर्टेनिटी टॉलरेट करने में मदद करता है। लेकिन जब कॉन्फिडेंस रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाए तब वो ईगो बन जाता है, और ईगो मार्केट का पसंदीदा टारगेट है। इस चैप्टर में लेखक महसूस करते हैं कि लगातार सक्सेस के बाद ह्यूमन माइंड एक डेंजरस इल्यूजन डेवलप करने लगता है। उसे लगता है कि वो मार्केट को समझ चुका है। उसे लगता है कि मिस्टेक्स अब कम होंगी। उसे लगता है कि इंट्यूशन हमेशा सही रहेगी। और यहीं रिस्क शुरू होता है, क्योंकि मार्केट किसी को परमानेंट सर्टेनिटी नहीं देता। कोई भी ट्रेडर कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। लेकिन ईगो अनसर्टेनिटी को इग्नोर करना शुरू कर देती है। यही वजह है कि कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स बाद में बड़े लॉसेस फेस करते हैं। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम ह्यूमिलिटी की होती है। इस चैप्टर में सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। लेखक समझते हैं कि ट्रेडर को सिर्फ फियर मॉनिटर नहीं करना चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस भी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस रूल्स तोड़ सकता है, रिस्क बढ़ा सकता है, पेशेंस कम कर सकता है और धीरे धीरे डिसिप्लिन को वीकन कर सकता है। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अपने बेस्ट पीरियड्स में भी कॉशियस रहते हैं। वे प्रॉफिट्स को प्रूफ नहीं मानते, वे उन्हें फीडबैक मानते हैं। यह बहुत डिफरेंट माइंडसेट है, क्योंकि बिगिनर्स अक्सर प्रॉफिट्स को वैलिडेशन की तरह देखते हैं। अगर प्रॉफिट आया तो स्ट्रैटेजी परफेक्ट, अगर प्रॉफिट आया तो एनालिसिस परफेक्ट, अगर प्रॉफिट आया तो कॉन्फिडेंस अनलिमिटेड। लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि शॉर्ट टर्म आउटकम्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। गुड डिसीजन का रिजल्ट कभी कभी लॉस हो सकता है, बैड डिसीजन का रिजल्ट कभी कभी प्रॉफिट हो सकता है। यही मार्केट की रियलिटी है। इस चैप्टर का एक पावरफुल लेसन एडेप्टेबिलिटी के बारे में भी है। जब ट्रेडर्स सक्सेसफुल होने लगते हैं तब कई बार वे रिजिड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो अभी काम कर रहा है वही हमेशा काम करेगा। लेकिन मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता है, कंडीशंस बदलती हैं, पार्टिसिपेंट्स बदलते हैं, वॉलेटिलिटी बदलती है, और अगर ट्रेडर अडेप्ट नहीं करता तो सक्सेस धीरे धीरे वीकनेस बन सकती है। लेखक समझते हैं कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ इंप्रूव करना नहीं है, ग्रोथ का मतलब फ्लेक्सिबल रहना भी है, क्योंकि मार्केट किसी फिक्स्ड फॉर्मूला को हमेशा रिवॉर्ड नहीं करता। इस चैप्टर में इमोशनल अटैचमेंट की साइकोलॉजी भी सामने आती है। कई ट्रेडर्स अपनी सक्सेस से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। वे अपने पास्ट रिजल्ट्स को आइडेंटिटी बना लेते हैं, और फिर जब डिफिकल्ट फेज आता है तो एडजस्टमेंट पेनफुल हो जाता है। यही रीजन है कि मैच्योर ट्रेडर्स अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनसे अटैच नहीं होते। वे जानते हैं कि मार्केट हर दिन नया टेस्ट देगा। यस्टरडेज सक्सेस डज नॉट गारंटी टुमारोज सक्सेस, और यही रियलाइजेशन ह्यूमिलिटी को अलाइव रखती है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन लर्निंग के बारे में भी है। कई लोग फेल होने के बाद सीखते हैं, लेकिन एलीट परफॉर्मर्स सक्सेसफुल होने के बाद भी सीखते रहते हैं। वे क्यूरियोसिटी नहीं खोते, वे फीडबैक लेना नहीं छोड़ते, वे अजम्पशंस क्वेश्चन करते रहते हैं। यही कंटिन्यूअस लर्निंग उन्हें रेलेवेंट बनाए रखती है। लेखक धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि मार्केट में मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जिस दिन इंसान सोचने लगे कि अब सब समझ लिया, उसी दिन ग्रोथ रुक सकती है, और मार्केट स्टैग्नेंट थिंकिंग को जल्दी एक्सपोज कर देता है। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड और पर्सपेक्टिव का सटल लेसन भी छिपा है, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल गारंटीड नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज गारंटीड नहीं होती, विनिंग स्ट्रीक्स गारंटीड नहीं होती। इसलिए मैच्योर ट्रेडर्स एंटाइटलमेंट डेवलप नहीं करते, वे अप्रिशिएट करना सीखते हैं, और अप्रिसिएशन ईगो को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। इस चैप्टर के अंत तक लेखक की अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर हो चुकी है। अब चैलेंज सिर्फ लॉसेस हैंडल करना नहीं है, अब चैलेंज सक्सेस को हैंडल करना भी है। अब फोकस सिर्फ प्रॉफिट्स बनाने पर नहीं है, अब फोकस सस्टेनेबल परफॉर्मेंस पर है, और यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म करियर्स क्रिएट करता है। लेकिन अभी सबसे गहरी रियलाइजेशन बाकी है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर दोनों के पार एक और लेवल मौजूद है। एक ऐसा लेवल जहां ट्रेडिंग सिर्फ मनी, कंपटीशन या परफॉर्मेंस नहीं रह जाती, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की जर्नी बन जाती है। और अगले चैप्टर में यही डीपर पर्सपेक्टिव सामने आने वाला है। अध्याय 8। कई लोग ट्रेडिंग को पैसे कमाने का तरीका समझते हैं। कुछ लोग इसे कंपटीशन समझते हैं, कुछ लोग इसे फ्रीडम का रास्ता मानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि ट्रेडिंग धीरे धीरे इंसान को उसके बारे में ऐसी बातें सिखाने लगती है जो शायद कोई क्लासरूम, कोई डिग्री और कोई जॉब नहीं सिखा सकती। और लेखक की जर्नी अब ठीक इसी स्टेज पर पहुंच चुकी है। यहां फोकस सिर्फ प्रॉफिट्स या लॉसेस पर नहीं रह जाता।
यहां फोकस इंसान और उसके बिहेवियर पर आने लगता है, क्योंकि वर्षों तक मार्केट के साथ रहने के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मार्केट सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, मार्केट ह्यूमन नेचर का रिफ्लेक्शन है। जो फियर लाइफ में है वही ट्रेडिंग में दिखाई देता है, जो ग्रीड लाइफ में है वही ट्रेडिंग में दिखाई देती है, जो इम्पेशंस लाइफ में है वही ट्रेडिंग डिसीजंस में दिखाई देती है, जो ईगो लाइफ में है वही लॉसेस एक्सेप्ट करने में दिखाई देती है। यानी मार्केट हमें नया नहीं बनाता, मार्केट हमें रिवील करता है। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है। लेखक धीरे धीरे महसूस करते हैं कि ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ बेटर एंट्रीज नहीं है, इंप्रूवमेंट का मतलब बेटर अवेयरनेस है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना इंसान बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। कई ट्रेडर्स वर्षों तक मार्केट में रहते हैं, फिर भी इमोशनली वही मिस्टेक्स करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चार्ट्स तो स्टडी किए, लेकिन खुद को स्टडी नहीं किया। यही डिफरेंस ग्रोथ और स्टैग्नेशन के बीच पैदा होता है। इस चैप्टर में सेल्फ अवेयरनेस की साइकोलॉजी बहुत गहराई से सामने आती है। लेखक समझते हैं कि हर ट्रेडर के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। किसी को लॉस ट्रिगर करता है, किसी को मिस्ड अपॉर्चुनिटी, किसी को क्रिटिसिज्म, किसी को बोर्डम। और जब तक ट्रेडर अपने ट्रिगर्स नहीं समझता, तब तक उसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल बना रहता है। मार्केट बदलता रहता है, लेकिन उसका इमोशनल रिएक्शन नहीं बदलता। यही वजह है कि सेल्फ अवेयरनेस लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। इस चैप्टर का एक डीप लेसन पेशेंस के बारे में भी है। शुरुआत में पेशेंस सिर्फ ट्रेडिंग स्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होता है कि पेशेंस एक्चुअली इमोशनल स्किल है। क्योंकि पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है, पेशेंस का मतलब अनसर्टेनिटी के बीच काम रहना है। पेशेंस का मतलब एक्शन लेने की अर्ज को कंट्रोल करना है। पेशेंस का मतलब रियलिटी को फोर्स न करना है। और यही क्वालिटीज मार्केट के बाहर भी वैल्यूएबल हैं। लेखक महसूस करते हैं कि ट्रेडिंग और लाइफ के प्रिंसिपल्स अक्सर सरप्राइजिंगली सिमिलर होते हैं। लाइफ में भी शॉर्टकट्स रेयरली वर्क करते हैं। रिलेशनशिप्स में भी ट्रस्ट टाइम लेता है। स्किल्स भी रेपिटेशन से बनती हैं। कैरेक्टर भी कंसिस्टेंसी से बनता है। और वेल्थ भी कंपाउंडिंग से बनती है। यानी मार्केट सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाता, वो लाइफ मैनेजमेंट भी सिखा सकता है, अगर इंसान सीखने के लिए तैयार हो। इस चैप्टर में इमोशनल डिटैचमेंट की फिलॉसफी भी सामने आती है। ये शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। डिटैचमेंट का मतलब केयर न करना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब इमोशनली बैलेंस्ड रहना है। प्रॉफिट आए तो आइडेंटिटी न बदल जाए, लॉस आए तो सेल्फ वर्थ कोलैप्स न हो जाए। यही मैच्योर स्टेट है। क्योंकि जब इमोशंस आउटकम से बहुत टाइटली जुड़ जाते हैं, तब डिसीजन मेकिंग डिस्टॉर्ट होने लगती है। लेखक समझते हैं कि मार्केट में फ्रीडम तभी आती है जब ट्रेडर रिजल्ट्स से थोड़ा डिटैच होना सीख जाए। क्योंकि रिजल्ट्स पूरी तरह कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन प्रोसेस कंट्रोलेबल है, एफर्ट कंट्रोलेबल है, प्रिपरेशन कंट्रोलेबल है, डिसिप्लिन कंट्रोलेबल है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस इन्हीं चीजों पर बिल्ट होती है। इस चैप्टर का एक और पावरफुल इंसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। जितना ज्यादा ट्रेडर मैच्योर होता है, उतना कम ब्लेम करता है। वो मार्केट को ब्लेम नहीं करता, न्यूज को ब्लेम नहीं करता, लक को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि ब्लेम ग्रोथ को स्लो कर देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर भी देती है, क्योंकि जिस मोमेंट इंसान ओनरशिप लेता है, उसी मोमेंट चेंज पॉसिबल हो जाता है। लेखक की जर्नी अब ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक्सटर्नल परफॉर्मेंस नहीं रही, ये इंटरनल डेवलपमेंट की प्रोसेस बन चुकी है। अब प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट है। अब रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। यही बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ट्रेडिंग को सस्टेनेबल बनाता है। इस चैप्टर में ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस भी फिर से सामने आती है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता है, उतना ज्यादा ये समझ आता है कि सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। मार्केट हमेशा सरप्राइज कर सकता है, रियलिटी हमेशा एक्सपेक्टेशन से अलग हो सकती है, और यही रीजन है कि ह्यूमिलिटी वैल्यूएबल है। ह्यूमिलिटी लर्निंग को अलाइव रखती है, ह्यूमिलिटी अडेप्टेशन को पॉसिबल बनाती है, ह्यूमिलिटी ईगो को कंट्रोल में रखती है, और शायद यही रीजन है कि ट्रूली ग्रेट ट्रेडर्स अक्सर सरप्राइजिंगली ग्राउंडेड होते हैं। इस चैप्टर के अंत तक एक बहुत ब्यूटीफुल रियलाइजेशन सामने आती है। ट्रेडिंग का अल्टीमेट रिवॉर्ड शायद सिर्फ मनी नहीं है। मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी वैल्यूएबल चीज है सेल्फ नॉलेज। ये समझना कि प्रेशर में आप कौन हैं, रिस्क के सामने आप कैसे रिएक्ट करते हैं, सक्सेस के बाद आपका ईगो क्या करता है,
फेलियर के बाद आपका माइंड क्या करता है, और यही अंडरस्टैंडिंग इंसान को मार्केट के बाहर भी स्ट्रॉन्गर बनाती है। लेकिन जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अवेयरनेस डेवलप हो जाने के बाद एक अंतिम सवाल बाकी रहता है। अगर ट्रेडिंग ने इतने सारे लेसन सिखा दिए हैं, अगर सक्सेस, फेलियर, डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, तो आखिर लॉन्ग टर्म विनिंग लाइफ और ट्रेडिंग फ्रेमवर्क कैसा दिखता है, यही अंतिम चैप्टर में पूरी क्लैरिटी के साथ सामने आएगा। अध्याय 9। अगर किसी ट्रेडर से पूछा जाए कि मार्केट में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा स्ट्रैटेजी, कोई कहेगा साइकोलॉजी, कोई कहेगा रिस्क मैनेजमेंट, कोई कहेगा डिसिप्लिन। लेकिन वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद लेखक एक ऐसी समझ तक पहुंचते हैं जहां ये सारी चीजें अलग अलग नहीं रह जाती, वे एक फ्रेमवर्क बन जाती हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सिर्फ ट्रेडिंग को नहीं, डिसीजन मेकिंग को भी गाइड करता है। और यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अब जर्नी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां मार्केट को लेकर एक्साइटमेंट से ज्यादा क्लैरिटी है। अब फोकस क्विक विंस पर नहीं है, अब फोकस सस्टेनेबिलिटी पर है। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग का सवाल यह नहीं है कि आप एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप सालों तक इंटेलिजेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। यही प्रोफेशनल माइंडसेट की असली पहचान है। लेखक महसूस करते हैं कि मार्केट में लॉन्ग टर्म विनर्स और शॉर्ट टर्म विनर्स अलग होते हैं। शॉर्ट टर्म विनर लकी हो सकता है, लॉन्ग टर्म विनर डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। शॉर्ट टर्म विनर अग्रेसिव हो सकता है, लॉन्ग टर्म विनर बैलेंस्ड होना पड़ता है। शॉर्ट टर्म विनर रिस्क इग्नोर कर सकता है, लॉन्ग टर्म विनर रिस्क रिस्पेक्ट करता है। और यही डिफरेंस करियर्स बनाता है। इस चैप्टर में सस्टेनेबिलिटी की फिलॉसफी बहुत गहराई से सामने आती है। कई ट्रेडर्स प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स लॉन्जेविटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यह सटल डिफरेंस है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर फोकस सिर्फ प्रॉफिट हो तो टेम्पटेशन बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है, इमोशनल डिसीजंस बढ़ते हैं। लेकिन अगर फोकस सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी पर हो तो बिहेवियर नेचुरली स्टेबल होने लगता है। लेखक समझते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस कोई सिंगल इवेंट नहीं है, यह हजारों डिसीजंस का रिजल्ट है। छोटे डिसीजंस, डेली डिसीजंस, बोरिंग डिसीजंस। यही डिसीजंस धीरे धीरे कंपाउंड होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर का एक पावरफुल लेसन प्रोसेस थिंकिंग के बारे में है। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली आउटकम से अट्रैक्ट होते हैं। वे रिजल्ट देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि प्रोसेस रिपीट की जा सकती है, आउटकम नहीं। अगर फोकस सिर्फ आउटकम पर होगा तो इमोशंस डोमिनेट करेंगे। अगर फोकस प्रोसेस पर होगा तो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अपने बेस्ट ट्रेड्स को भी ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करते हैं और अपने वर्स्ट ट्रेड्स को भी कामली एनालाइज करते हैं। वे रिजल्ट से ज्यादा रीजनिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। इस चैप्टर में अनसर्टेनिटी की एक्सेप्टेंस भी एक सेंट्रल थीम बन जाती है। शुरुआत में ट्रेडर्स अनसर्टेनिटी से फाइट करते हैं। वे सर्टेनिटी ढूंढते हैं, प्रिडिक्शन ढूंढते हैं, परफेक्ट सिस्टम्स ढूंढते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम नहीं है, अनसर्टेनिटी रियलिटी है। और जिस दिन ट्रेडर इसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन इमोशनल प्रेशर कम होने लगता है, क्योंकि फिर फोकस कंट्रोल पर नहीं, रिस्पॉन्स पर आ जाता है। यही मैच्योर थिंकिंग है। लेखक महसूस करते हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस का सबसे हेल्दी फॉर्म सर्टेनिटी से नहीं आता। कॉन्फिडेंस अडैप्टेबिलिटी से आता है। ये जानने से आता है कि चाहे मार्केट कुछ भी करे, आप रैशनल रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। यही रेजिलिएंट कॉन्फिडेंस है। इस चैप्टर में एनर्जी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस भी सामने आती है। अधिकांश लोग सिर्फ मनी मैनेज करने की बात करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इमोशनल एनर्जी भी कंज्यूम करती है। डिसीजन फटीग रियल है, स्ट्रेस रियल है, मेंटल एग्जॉस्शन रियल है। और अगर ट्रेडर अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो डिसीजन क्वालिटी धीरे धीरे गिरने लगेगी। यही रीजन है कि प्रोफेशनल परफॉर्मेंस सिर्फ मार्केट आवर्स में नहीं बनती, वो लाइफस्टाइल, रूटीन, रिकवरी और मेंटल क्लैरिटी से भी जुड़ी होती है। ये लेसन मार्केट के बाहर भी वैल्यूएबल है, क्योंकि लाइफ के बड़े डिसीजंस भी उसी माइंड से लिए जाते हैं जिससे ट्रेड्स लिए जाते हैं। इस चैप्टर का एक और डीप इंसाइट आइडेंटिटी के बारे में है। लेखक समझते हैं कि ट्रेडिंग को लाइफ का पूरा मीनिंग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आइडेंटिटी पूरी तरह रिजल्ट से जुड़ जाती है तब इमोशनल बैलेंस टूट जाता है। हेल्दी ट्रेडर प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकता है, लॉसेस से सीख सकता है, लेकिन वो अपनी सेल्फ वर्थ को अकाउंट बैलेंस से डिफाइन नहीं करता। यही इमोशनल फ्रीडम है।
और यही लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती है। इस चैप्टर में लीडरशिप की फिलॉसफी भी इनडायरेक्टली दिखाई देती है, क्योंकि अंत में हर ट्रेडर खुद का लीडर होता है। कोई सुपरवाइजर नहीं, कोई मैनेजर नहीं, कोई डेली अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं। आपके डिसीजंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही इंडिपेंडेंस ट्रेडिंग को डिफिकल्ट भी बनाती है और पावरफुल भी। लेखक महसूस करते हैं कि मार्केट में मैच्योरिटी का मतलब आंसर्स कलेक्ट करना नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब बेटर क्वेश्चंस पूछना है। क्या मेरा रिस्क अप्रोप्रिएट है? क्या मेरा बिहेवियर डिसिप्लिन्ड है? क्या मैं रियलिटी देख रहा हूं या ईगो? क्या मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं? यही क्वेश्चंस ग्रोथ को अलाइव रखते हैं, और शायद यही प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सीक्रेट है। इस चैप्टर के अंत तक एक कंप्लीट पिक्चर बनने लगती है। ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट्स का गेम नहीं है, ये अवेयरनेस का गेम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेम है, ये अडेप्टेबिलिटी का गेम है, ये इमोशनल बैलेंस का गेम है, और सबसे बढ़कर ये सेल्फ मैनेजमेंट का गेम है। लेकिन अभी अंतिम लेसन बाकी है, क्योंकि फ्रेमवर्क समझ लेना एक बात है, उस फ्रेमवर्क को लाइफ फिलॉसफी में बदल देना दूसरी। अगले और अंतिम चैप्टर में लेखक उन प्रिंसिपल्स को एक साथ जोड़ेंगे जो सिर्फ ट्रेडिंग करियर नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और मीनिंगफुल लाइफ बनाने में भी मदद कर सकते हैं। अध्याय 10। आखिर में मार्केट इंसान को एक ऐसी बात सिखाता है जिसे बहुत लोग शुरुआत में समझ ही नहीं पाते। ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पूरी जर्नी को गहराई से देखा जाए तो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रिवॉर्ड शायद सेल्फ मास्टरी है। यही इस किताब का अंतिम और सबसे मैच्योर लेसन है। लेखक की पूरी जर्नी को अगर एक लाइन में समराइज किया जाए तो वो शायद ये होगी: मार्केट ने उन्हें पैसे कमाने से पहले खुद को समझना सिखाया। शुरुआत एम्बिशन से हुई थी, फिर कंपटीशन आया, फिर फेलियर्स आए, फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आया, फिर ह्यूमिलिटी आई, फिर अवेयरनेस आई, और धीरे धीरे ट्रेडिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं रही, वो पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी बन गई। यही इस अंतिम चैप्टर का फाउंडेशन है। लेखक अब उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट्स और पोजीशंस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा रहा। अब ट्रेडिंग एक फिलॉसफी बन चुकी है, एक फ्रेमवर्क, एक वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है: मार्केट हमेशा बदलता रहेगा। स्ट्रैटेजीज बदलेंगी, कंडीशंस बदलेंगी, वॉलेटिलिटी बदलेगी, पार्टिसिपेंट्स बदलेंगे, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते: डिसिप्लिन, रिस्क अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। इस चैप्टर में लेखक बार बार ये दिखाते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल हो सकता है। यही डिफरेंस स्ट्रेस और स्टेबिलिटी के बीच पैदा होता है। जब ट्रेडर हर आउटकम कंट्रोल करना चाहता है, तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। जब ट्रेडर प्रोसेस कंट्रोल करना सीख जाता है, तब क्लैरिटी बढ़ती है। यही मैच्योर थिंकिंग है। इस चैप्टर का एक पावरफुल लेसन सिंप्लिसिटी के बारे में भी है। जर्नी की शुरुआत में इंसान कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढता है, मोर इंडिकेटर्स, मोर इंफॉर्मेशन, मोर ओपिनियंस, मोर सिस्टम्स। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ अक्सर ऑपोजिट होता है। क्लैरिटी सिंप्लिसिटी से आने लगती है। लेखक समझते हैं कि मार्केट में सक्सेस का मतलब ज्यादा चीजें करना नहीं है। सक्सेस का मतलब सही चीजें कंसिस्टेंटली करना है। यही प्रोफेशनल बिहेवियर है। इस चैप्टर में इमोशनल फ्रीडम की फिलॉसफी भी सामने आती है। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में फ्रीडम खोजते हैं, लेकिन पैराडॉक्स ये है कि इमोशनली अनस्टेबल ट्रेडर कभी ट्रूली फ्री नहीं होता। अगर हर प्रॉफिट मूड बदल दे, अगर हर लॉस कॉन्फिडेंस बदल दे, अगर हर ओपिनियन डिसीजन बदल दे, तो फ्रीडम कहां है? रियल फ्रीडम तब आती है जब इंसान आउटकम्स के बावजूद स्टेबल रह सके, जब अनसर्टेनिटी के बावजूद काम रह सके, जब सक्सेस के बावजूद हम्बल रह सके और फेलियर के बावजूद रिजिलियंट रह सके। यही इमोशनल मास्टरी है। लेखक महसूस करते हैं कि ट्रेडिंग और लाइफ के लेसन्स आखिरकार एक दूसरे से अलग नहीं हैं। लाइफ में भी अनसर्टेनिटी है, लाइफ में भी रिस्क है, लाइफ में भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, लाइफ में भी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज हैं, और लाइफ में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अडैप्ट करना जानते हैं। यानी मार्केट सिर्फ फाइनेंशियल टीचर नहीं है, वो लाइफ टीचर भी हो सकता है, अगर इंसान सीखने के लिए तैयार हो। इस चैप्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता है, क्योंकि आखिर में ट्रेडर अकेला होता है। डिसीजन उसका, रिस्क उसका, रिजल्ट उसका। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट भी है और एम्पावरिंग भी,
क्योंकि जिस मोमेंट इंसान ओनरशिप लेता है उसी मोमेंट ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। ब्लेम ग्रोथ को रोकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ को अनलॉक करती है। लेखक समझते हैं कि मार्केट में सबसे वैल्यूएबल एसेट कैपिटल नहीं है, सबसे वैल्यूएबल एसेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। क्योंकि कैपिटल खोकर वापस बनाई जा सकती है, लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग करप्ट हो जाए तो प्रॉब्लम्स लगातार रिपीट होती रहेंगी। यही रीजन है कि सेल्फ अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन ग्रैटिट्यूड के बारे में भी है, क्योंकि मार्केट किसी को सक्सेस गारंटी नहीं करता, कोई भी अपॉर्चुनिटी गारंटीड नहीं है, कोई भी विनिंग स्ट्रीक गारंटीड नहीं है। इसलिए एंटाइटलमेंट डेंजरस है, जबकि ग्रैटिट्यूड ह्यूमिलिटी को अलाइव रखती है और ह्यूमिलिटी लर्निंग को अलाइव रखती है। यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का साइकिल है। लेखक की पूरी जर्नी अब एक क्लियर कंक्लूजन तक पहुंच चुकी है। ट्रेडिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब बेटर होना है। ट्रेडिंग का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब लगातार सीखते रहना है। ट्रेडिंग का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब इमोशंस को समझना है। ट्रेडिंग का मतलब फियर को हटाना नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब फियर के बावजूद रैशनल डिसीजन लेना है। और ट्रेडिंग का मतलब मार्केट को कॉन्कर करना नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब खुद को मैनेज करना है। शायद यही इस पूरी किताब का सबसे वैल्यूएबल मैसेज है। अंत में लॉन्ग टर्म विनर्स वही नहीं होते जिनके पास सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। लॉन्ग टर्म विनर्स अक्सर वही होते हैं जो खुद को समझते हैं, जो रिस्क को रिस्पेक्ट करते हैं, जो ईगो को कंट्रोल में रखते हैं, जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और जो प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। अगर आपको ये पूरी जर्नी वैल्यूएबल लगी, अगर इस किताब के लेसन्स ने आपको ट्रेडिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में मदद की, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी डीप ट्रेडिंग बुक्स और लेजेंडरी ट्रेडर स्टोरीज लगातार मिलती रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि इस पूरी किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और अगर आपको लगता है कि ये समरी किसी दूसरे ट्रेडर की सोच बदल सकती है तो इसे शेयर भी जरूर करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।